ऑन हो गया? तो अभी हम देख रहे थे अभी हम लोग देख रहे थे कि खोटा भाषा में हिंदी भाषा का क्या प्रभाव है। स्वाभाविक है, हमने पहले ही कहा था कि चूँकि हिंदी के परिवेश में खोटा विकसित हो रही है या उसके आजू बाजू को दोनों का विकास हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा था कि भाषाओं का विकास जो है वो अकेले में नहीं होता है। वो चूँकि भाषा सामाजिक वस्तु है और समाज में रिश्ते चलते हैं, समाज में मिलना जुलना होता है, तो इसलिए वो मिलना जुलना रिश्ते नातों की वजह से जो है सो आपको कुछ शब्दों का लेन देन भी होता है, कुछ प्रवृत्तियों का लेन देन होता है और इस तरह भाषा विकसित होती रहती है। निरंतर प्रक्रिया है विकास की। अब हम देखेंगे कि चूँकि वो जो एक दूसरा चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है खोटा साहित्य में हिंदी साहित्य का क्या प्रभाव है। ये आपका साहित्य खंड का सवाल है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो इसके पहले जो हम जो क्लास था भाषा खंड में, वो भाषा खंड का चैप्टर है। भाषा खंड में कि खोटा भाषा में हिंदी भाषा का क्या प्रभाव है, वो आपको भाषा खंड का सवाल है। दूसरा सवाल है ये जो है ये भी कंपलसरी मतलब है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खोटा भाषा खोटा के साहित्य में हिंदी साहित्य का क्या प्रभाव है। अब है कि देखिए, हमने पहले ही कहा था कि दोनों भारतीय आर्य भाषा में हैं, हिंदी भी और खोटा भी। हालांकि खोटा को लेकर के कई विद्वानों में यह मतभेद है कि खोटा चूँकि मूलतः आर्य अनार्य भाषा है, लेकिन अभी जो इसका रही होगी, मान लीजिए कि उसके कई शब्द जो हैं वो कई शब्दों के आधार पर हम किसी भाषा को ये तय करना कि किस भाषा परिवार की भाषा है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन वर्तमान में जो खोटा का स्वरूप है वो बिल्कुल आर्य भाषा से मिलता जुलता है। पिछले जेपीएससी में पूछे जाते थे कि खोटा एक अनार्य भाषा है, इसको प्रमाणित करें। लेकिन कई तरह के तुलना करने पर, हम यहाँ की जनजातीय भाषाओं के साथ तुलना करने पर हम लोग देखते हैं कि यह उससे बिल्कुल भिन्न है और उसमें कुछ मिलते हैं, प्रभाव है जनजातीय भाषाओं का भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अनार्य भाषाएं हैं। हिंदी में तो बहुत ज़्यादा मिलता है, इसकी जो मतलब समानता है। तो जाहिर है कि दोनों चूँकि एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं तो उसमें जो है सो आपको समानता तो होना जो लाजिमी है। हम देखेंगे कि अब साहित्य का क्या प्रभाव है, तो देखिएगा कि आपको दोनों भाषाओं का जो साहित्य है वो समानांतर रूप से विकसित होती रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा ज़्यादा पुराना है, क्योंकि हिंदी भाषा का जो साहित्य है वो ज़्यादा पुराना है बनिस्बत खोटा भाषा के। वैसे साहित्य को अगर कहेंगे तो दो तरह का साहित्य होता है। साहित्य तो है, अगर हम बोलेंगे कि दो तरह का साहित्य है, वो
ये हमारा है कि कोठा भाषा साहित्य में हिंदी साहित्य का प्रभाव। तो ये दोनों, क्योंकि अब देखिएगा कि पहली बात तो ये है कि दोनों, एक बात है, दोनों भाषाएं एक ही भाषा परिवार की हैं, है ना। इसको हम वैसे लिख, दूसरा है क्या कि इसको अभी तो हिंदी में लिखे जा रहे हैं, खोठा में आपको इसका मिल जाएगा। तो ये है कि चूंकि अब है कि हम भाषा की बात कर रहे थे, अभी लोक साहित्य जो है, अब देखिएगा कि हिंदी का जो ये है कि किंतु हिंदी भाषा का कोई लोक साहित्य नहीं है। मतलब जो भी है इसका लोक साहित्य, इसमें तब सवाल है कि भाई बहुत अजीब बात है कि लोक साहित्य क्यों नहीं है। ये लोग मानते रहे हैं कि हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, और उन बोलियों को मान लीजिए ये लोग मानते रहे कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सारी जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं, है ना, खड़ी बोली, है ना, वो सब जो है सो बोलियां हैं, और उन बोलियों के राजस्थानी, ये सब जो है सो आपके उन बोलियों के अपना लोक साहित्य है। तो उसको बोल सकते हैं कि हिंदी का जो, मतलब खोठा का जो नहीं, हिंदी का जो लोक साहित्य है वो उन भाषाओं के, जैसे मान लीजिए कि राजस्थानी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, मगही भाषा है, मैथिली भाषा है, वो तो इधर खोठा को भी हिंदी की बोलियां ही मानते हैं। लेकिन हम लोग इस मत से सहमत नहीं है कि ये जो है सो आपको हिंदी की बोली है। मैं तो नहीं मानता, या फिर भाषा विज्ञानी भी हम लोग नहीं मानते हैं कि हिंदी की बोली के रूप में, क्योंकि हिंदी की बोली नहीं है वो। तो ये जो है सो देखिएगा कि सही में कहा जाए तो हिंदी भाषा का कोई लोक साहित्य नहीं है। अब देखिएगा कि आप देखिए इसमें जो शिष्ट साहित्य है कि हिंदी भाषा के साहित्य का नहीं, हिंदी भाषा का साहित्य, इसको हिंदी भाषा का साहित्य खोठा भाषा का, हिंदी भाषा का शिष्ट साहित्य, हाँ,
खोटा भाषा के साहित्य से पुराना है। देखिएगा कि इसमें कि खोटा भाषा का जो शिष्ट साहित्य है, भाषा का शिष्ट साहित्य 300 साल पुराना है। अभी देख रहे थे कि लोक साहित्य जो है आपको सब बहुत प्राचीन है। लोक साहित्य, खोटा का जो लोक साहित्य बहुत प्राचीन है, मतलब इसका मानवीय सभ्यता का इतिहास आपको खोटा लोक साहित्य का इतिहास है, हम प्रकारांतर से कह सकते हैं। लेकिन अब और हिंदी भाषा का कोई अपना लोक साहित्य नहीं है। अब खोटा भाषा का जो शिष्ट नहीं, हिंदी भाषा का जो शिष्ट साहित्य है वो खोटा भाषा के शिष्ट साहित्य से बहुत पुराना है। मतलब हिंदी का जो शिष्ट साहित्य बहुत पुराना है, और खोटा भाषा का जो शिष्ट साहित्य है वो आपको 300 साल पुराना है। मतलब अर्थात 1700 ईस्वी से साहित्यिक परंपरा रही है। ठीक है ना। अब देखिएगा कि वो जो 1700 ईस्वी थी जब हमारा साहित्य तो जो शिष्ट साहित्य का आरंभ हुआ, तब देखिएगा हिंदी में जो हिंदी साहित्य का जो काल है, हिंदी शिष्ट साहित्य का जो काल है, वो आपका मध्यकाल चल रहा था। हिंदी साहित्य का मध्यकाल चल रहा था, मगर उसका जो आदिकाल, उसके जो 3 खंड हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जिस समय हिंदी साहित्य का मध्यकाल चल रहा था, तो मध्यकाल चल रहा था, तो मध्यकाल के समय हमारा आदिकाल शुरू होता है। ध्यान रखिएगा कि खोटा का इसमें जो है आपका हिंदी साहित्य का मध्यकाल खोटा साहित्य के खोटा साहित्य का आदिकाल है। देख लीजिए, माने हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल था, एक काल पूरा हो चुका था, आदिकाल खत्म हो गया था, उसके मध्यकाल चल रहा था हिंदी साहित्य का। तब हमारे साहित्य की शुरुआत होती है, जो तब खोटा का साहित्य को आदिकाल कहलाता है। अब है कि देखिएगा कि अब हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, मध्यकाल है, उसकी प्रवृत्ति क्या थी? जो मध्यकाल है, तो हिंदी साहित्य का मध्यकाल जो है हिंदी साहित्य का मध्यकाल 2 खंडों में बटा हुआ था। एक है कि पूर्व मध्य था, पूर्व मध्य, जिसको बोल सकते हैं भक्ति काल, है ना, भक्ति काल। और दूसरा वो है, दूसरा खंड था आपको पूर्व मध्य, है ना। उसके बाद है क्या कि आपको उत्तर मध्य हो जा रहा है, आपको इसको रीति काल, इसको रीति काल को श्रृंगार काल भी बोलते हैं, श्रृंगार काल। ये आपको देखिएगा कि जब पूर्व मध्य काल में इसके 2 प्रभेद, हिंदी साहित्य की 2 बातें थी।
पूर्व मध्यकाल में भक्तिकाल था और उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल कहलाता। अब हमारी जो शुरुआत होती है 1700 ईस्वी में, तो 1700 ईस्वी में भक्तिकाल का अंतिम दौर था और ये जो है सो आपको रीतिकाल वो दस्तक दे रहा था। वैसे पीरियड में खोटा साहित्य की शुरुआत होती है। अब है कि देखिएगा, तो हमारा जो खोटा साहित्य में, खोटा साहित्य का जो आदि कवि हम लोग बोल सकते हैं, आदि साहित्यकार या आरंभिक जो साहित्यकार हमारे थे, वो इसमें खोटा आदिकाल खोटा आदिकाल हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। थोड़ी देर में बात करेंगे हम, कुछ देर बाद। सेकंड हाफ में कहाँ रहेंगे? रामगढ़। तो ठीक है, सेकंड हाफ में हम रात इधर आप। जी जी ठीक है, समझे ना। तो ये जो है खोटा आदिकाल जो है, तो उसमें जो हमारे जो सबसे पहले कवि थे वो है राजा दलेल सिंह। दलेल सिंह, इनको साहित्यिक नाम इनका दलसाह भी था, दलसाह। ये रामगढ़ राज्य की 5वीं पीढ़ी के राजा थे, ये है ना। ये थे रामगढ़ राज पांचवी पीढ़ी के राजा, है ना। ये देखिएगा कि ये बहुत भारी शिव भक्त थे और इन्होंने कई मंदिर रामगढ़ में भी बनवाए हैं। आपको जो महुदी पहाड़ है वो आपको बड़का गांव में, हजारीबाग बड़का गांव में, वहाँ भी उन्होंने एक मंदिर बनवाया है जो शिव का। और शिव मतलब ये है कि वो शिव के बड़े भक्त थे। और इन्होंने जो एक महाकाव्य की रचना की थी, इनकी रचना है मतलब दलसा की रचना है आपको, ये रचना है आपको शिव सागर, जो महाकाव्य है, ठीक है ना। ये शिव सागर महाकाव्य है और इस शिव सागर महाकाव्य की जो रचना की है इन्होंने, तो वो क्या है, जाहिर है कि वो ये भक्तिपरक रचना है, ये भक्ति रचना है, भगवान भक्ति रचना है। शिव सागर शिव की महिमा का बखान है और जो था जो कई जो मिथ्य के चरित्र हैं, राम है, सीता है, इनका भी, इनकी वर्णन है, गणेश है, शिव हैं, इनका भी वर्णन है यहाँ। तो वो जो स्वाभाविक है कि आप देखिए हिंदी साहित्य में चल रहा था आपको भक्ति काल का अंतिम दौर था और उस समय खोटा साहित्य का आदिकाल शुरू हुआ और राजा हुए रामगढ़ के दलेल सिंह या दलशाह। अब वो जब साहित्य रचते हैं तो भक्ति साहित्य रचते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हिंदी साहित्य में जो हिंदी साहित्य का जो पार्श्ववर्ती जो भाषा थी आपकी, वो आपकी हिंदी थी और हिंदी में जो भक्तिपरक रचनाएं हो रही थी, क्योंकि भक्ति काल ही था इसलिए अधिकांश रचनाएं, उस काल की जो रचनाएं थी, अधिकांश रचनाएं मतलब हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल की अधिकांश रचनाएं वो भक्ति परक थी या भगवान भक्ति की रचनाएं थी, इसलिए उसको भक्ति काल कहा गया। तो स्वाभाविक है कि अब जो खोटा साहित्य में जो लिखा गया तो उसमें भी भक्तिपरक रचनाएं हैं। इसका मतलब है कि हिंदी साहित्य में आपको रामचरित मानस लिखा जा चुका था,
है ना। तो रामचरितमानस जो आपको गोस्वामी तुलसीदास का वो लिखा जा चुका था। अब उसका इतना व्यापक प्रभाव था कि आपको दलसा उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। दलसा जो है उनका प्रभाव रामचरितमानस पर का प्रभाव यहाँ है। रामचरितमानस का प्रभाव दलसा के शिवसागर में है। और चूंकि उसमें मानस में जो रामचरितमानस में जो जिन छंदों का प्रयोग हुआ है, उसमें रामचरितमानस में कौन कौन छंद का प्रयोग हुआ है, मान लें कि आपको पहला तो है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, वो है आपको रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है ना, अवधी है ना। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अब है कि इसमें शिवसागर की भाषा जो है अवधी से मिलती प्रभावित है। शिवसागर चूंकि खोटा की रचना है और दलसा इसके रचनाकार हैं, और उस काल में ये रचना रखी जा रही है जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल था, और खोटा साहित्य में जो रचना हो रही थी उसी काल में। तो रामचरितमानस उस समय की जो बिल्कुल एक जो है मॉडल रचना थी, उसका प्रभाव खोटा साहित्य में भी पड़ा। और जो शिवसागर महाकाव्य लिखा गया उसमें अवधी भाषा का कमोबेश प्रयोग है। और इस भाषा को, इसके भाषा जो उसके जो स्वरूप देख करके खोटा साहित्य के भी, खोटा के जो कई विद्वान इनका मानना है कि यह तो अवधी की रचना है। बट ये मानने की बात है कि वो अवधी की रचना कैसे हो सकती है। मान लीजिए यहाँ के जो ये खुद आपके जो दलसा कोठावासी भाषाभाषी थे, रामगढ़ के राजा थे, तो जाहिर है कि उसमें जो है सो उसमें अवधी की रचना, भले उसका प्रभाव हो सकता है कोठा साहित्य में, कोठा भाषा में अवधी का प्रभाव हो सकता है, प्रवृत्ति की हो सकता है, लेकिन उसको अवधी की रचना कहना उचित नहीं है। सिर्फ अवधी का प्रभाव है। जैसे आपको मुल्लम्मा की तरफ प्रभाव है, तो एक नज़र में ऐसा लगता है देखने से कि वो अवधी की रचना है। और उसमें जो देखिएगा कि जो छंदों का जो प्रयोग हुआ है, इसमें रामचरितमानस के छंद कौन है, आपको दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, छप्पय है, ये सब सारे छंद हैं। इन छंद जो रामचरितमानस के जो इन छंदों में रचना की गई है, तो ये सारे छंद आपको शिवसागर में भी मिलेंगे। शिवसागर में भी आपको इन सारे छंद मिलते हैं। और रामचरितमानस की भाषा अवधी है, अवधी का भी प्रभाव वहाँ है। और विषय वस्तु क्या है, तो भक्ति की है। तो रामचरितमानस चाहे उसमें चूँकि वो पूरा का पूरा कालखंड जो है वो भक्ति प्रवृत्ति की थी। अब उस कालखंड में खोटा में जो रचना होती है वो भक्ति की, तो जाहिर है कि आपका हिंदी का प्रभाव है। और एक बात और जान लीजिए कि कोई बड़ी भाषा छोटी भाषा को प्रभावित करती है, या बड़ी भाषा का साहित्य छोटी भाषा के साहित्य को प्रभावित करती है। तो ये जो है सो मान लीजिए कि, लेकिन यहाँ बड़े छोटे का जो बात है ना, भाषा वैज्ञानिक ये नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से किसी भाषा को बड़ा कहना या किसी को छोटा कहना उचित नहीं है। लेकिन व्यवहार में बड़ा छोटा तो कहना ही पड़ता है। व्यवहार में आप मानिए न मान लीजिए, जैसे अंग्रेजी है विश्व भाषा है, लेकिन खोटा भी तो एक अपनी भाषा है, अपने समुदाय को के लिए की भाषा है, तो अपने आप में पूर्ण है। अंग्रेजी भी अपने आप में पूर्ण है। तो दोनों में समानता है, दोनों कोई ना छोटी है ना कोई बड़ी है। जो आवश्यक शर्त है कम्युनिकेशन, ये दोनों पूर्ण फुलफिल करते हैं।
जब दोनों पूरा करते हैं कम्युनिकेशन, इसका जो मूल है कि वो जो ये आपको अभिव्यक्ति के माध्यम है और ये भी पूरा करता है, वो भी पूरा करता है, उस दृष्टि से तो दोनों समान है। भाषा को छोटा बड़ा कहना भाषा विज्ञान की दृष्टि से गलत है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से कहना तो पड़ता है, व्यवहार में होता है। तो आपको देखिएगा कि भक्ति काल, इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ा। भक्ति काल का प्रभाव जो है, भक्ति काल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा। भाषा, साहित्यिक प्रवृत्ति, शैली, छंद, इन सभी क्षेत्रों में भक्ति काल की रचनाओं का प्रभाव आपको रामचरितमानस, इसमें जो शिवसागर में जो इसकी रचना थी वो प्रभाव पड़ता है। ये हिंदी साहित्य का प्रभाव है। वो उसके बाद देखिएगा कि वो आपको अब देखिएगा, हम एक और असर देखेंगे कि अब दूसरा है कि अनुवाद के क्षेत्र में एक तो हम देख रहे हैं कि वो उस कालखंड में वो प्रवृत्ति की दृष्टि से प्रभावित किया, भाषा साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से प्रभावित किया, भाषा में प्रभावित किया, शैली में प्रभावित किया, छंद में प्रभावित किया। तो ये जो है सो आपको यहाँ था। अब है कि देखिएगा अनुवाद में, अनुवाद के क्षेत्र में देखिएगा, अनुवाद में देखिएगा कि हिंदी साहित्य नहीं, कई जो संस्कृत का भी प्रभाव पड़ा है, बांग्ला का भी प्रभाव है। तो देखिएगा कि आपको इसको हिंदी साहित्य का जो कई जो प्रमुख रचनाएं हैं संस्कृत साहित्य की और हिंदी साहित्य की, उनकी जो रचनाओं का आपको अनुवाद जो है सो आपको हुआ है इसमें। तो ये देखिएगा कि वो आपको अनुवाद का असर क्या है इसमें। देखिएगा कि वो संस्कृत मेघदूत, ये कालिदास रचनाकार हैं, कालिदास है ना, का खोरठा अनुवाद किया है पानूरी जी ने। ठीक है ना, खोरठा अनुवाद पानूरी जी ने किया है ना। क्योंकि मेघदूत का अनुवाद आपको हिंदी में भी हुआ है, हो सकता है कि पानूरी जी ने संस्कृत से अनुवाद न करके इस रूपांतर से किया होगा। खैर, तो ये देखिएगा वो उस भाषा का प्रभाव है। दूसरा है आपको अनुवाद के क्षेत्र में है गीतांजलि। गीतांजलि का जो प्रभाव है, गीतांजलि का जो अनुवाद है खोरठा अनुवाद, वो है आपको मनमोहन पाठक ने किया है। मनमोहन पाठक ने गीतांजलि का खोरठा अनुवाद मनमोहन पाठक ने किया है। और देखिएगा कि आपको एक दुष्यंत कुमार के जो गजल हैं, इसमें दुष्यंत कुमार की हिंदी गजल हैं। दुष्यंत कुमार के हिंदी गजल, दुष्यंत कुमार के हिंदी गजल का खोरठा अनुवाद
B.A. नौदार ने अनुदितांजलि नाम से किया है। ठीक है, ये आपको देखिएगा कि उसके अलावा देखिएगा कि वो जो आपको अगला है आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये है तो अंग्रेजी में, लेकिन इसका जो हिंदी अनुवाद है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हिंदी अनुवाद है कि हिंदी अनुवाद का खोटा अनुवाद पानूरी जी ने किया है। है ना। वो इसको पानूरी जी ने नाम दिया है इसको, आज मैंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को उन्होंने युग की गीता कहा है, माना युग का गीता कहा है। ये जो है सो आपको ये अनुवाद में हुआ। और फिर उसके अलावा देखिएगा कि आपको जो गीत गोविंद जो जयदेव का है ना, जयदेव शेखर गंवार ने किया है। ठीक है, ये देखिएगा कि आपको अनुवाद के क्षेत्र में हुआ। इस तरह सारे अनुवाद हैं। और उसके अलावा है देखिएगा कि आपको कि कहानियों का खोटा अनुवाद हुआ है। उसके अलावा देखिएगा अनुवाद में आपको खयाम की रचनाओं का अनुवाद विश्वनाथ नागर ने किया है। विश्वनाथ नागर ने किया है। ठीक है ना। तो ये जो है सो इस तरह की रचनाएं जो है सो आपको अनुदित रचनाएं मिलती हैं। अब है देखिएगा कि इसमें हम देखें कि अभी हम देख रहे थे कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल था, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल था वो आपको प्रभावित किया था भाव, भाषा, शैली, प्रवृत्ति हर दृष्टि से
भक्ति काल ने खोटा साहित्य को प्रभावित किया और परिणाम स्वरूप जितनी भी रचनाएं आपको भक्ति काल में हुई वो आपको दिखेगा। वो जैसे मान लीजिए रचनाएं कौन कौन है भक्ति काल की रचनाएं, तो जितनी भी रचनाएं, प्रमुख रचना तो शिवसागर है, लेकिन और भी है। मान लें कि वो आपको जैसे आपको ये जो है राज रहस्य है, फिर आपको राम रसार्णव है ना, वो गोविंद लीलामृत है। ये सब में वो जो है सो हिंदी साहित्य का प्रभाव है, जो उसमें हिंदी साहित्य की जो ये सारी रचनाएं भक्तिपरक हैं, और इन सारी रचनाओं में आपको वो जो है सो ये है इसका हिंदी साहित्य का प्रभाव है। तो भक्ति काल ने जो हमें प्रभावित किया हर दृष्टि से, भाव में, भाषा में, शैली में, प्रवृत्ति में प्रभावित किया। अब है कि रह गई भाई हिंदी, आपको जो अभी बताया कि हिंदी साहित्य का जो पूर्व खंड था वो आपको भक्ति काल था, और जो उत्तर खंड है, जो बाद का खंड है, वो आपको रीति काल कहलाता है। जैसे हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल रीतिकाल, इसको श्रृंगार काल भी बोल सकते हैं। श्रृंगार काल का प्रभाव खोटा साहित्य के मध्यकाल के का प्रभाव खोटा साहित्य के मध्यकाल में हुआ है। अब किस तरह का प्रभाव है उसमें, आपको भाव, भाषा, शैली, प्रवृत्ति, इस सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया। प्रवृत्ति में देखिएगा, प्रवृत्ति क्या थी? श्रृंगारिक प्रवृत्ति थी। प्रवृत्ति श्रृंगारिक थी, और वो श्रृंगारिक प्रवृत्ति थी, उसका प्रभाव आपको उस काल जो ये है, देखिएगा कि हिंदी खोटा साहित्य का जो मध्यकाल है, इसको देखिएगा कि आपको आदिकाल जो खोटा साहित्य का है वो 1700 से लेकर के तो 1800 ईस्वी तक चलता है। ये आपको खोटा साहित्य में आदिकाल कहलाता है, आदिकाल है खोटा साहित्य का। ये 1700 से 1800 ईस्वी, मतलब देखिएगा 1700 ईस्वी से 1800 इस बीच में क्या था कि राजा रजवाड़े थे, और राजा रजवाड़ों के हाथ में सारी सत्ता थी। तो जितने साहित्यकार कलाकार थे उनको आश्रय मिला हुआ था राजाओं के यहाँ, और वो कलाकार लोग, साहित्यकार लोग जो भी है वो अपना विकास कर रहे थे राजाश्रय में। जो कलाकारों को कुछ वजीफा वगैरह मिलता था, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी, और वो लोग वहाँ साहित्य सृजन करते थे आदिकाल में, जिसको अब है कि देखिएगा कि 1700, आपको याद होगा, इतिहास पढ़ते होंगे, तो 1793-94 में आपका इसमें जो है सो आपको ये होता है, अस्थाई भूमि प्रबंधन होता है। अस्थाई भूमि प्रबंधन होने के साथ साथ जो होता है क्या है कि छोटे छोटे जमींदारों को उदय होता है, और सत्ता का केंद्र जो है सो राजा से हो करके वो विकेंद्रित हो जाती है सत्ता। तो छोटे छोटे राजाओं को, छोटे छोटे मतलब जो जमींदारों को उदय होता है, और छोटे छोटे जमींदार भी समझिए एक हिसाब से छोटे छोटे राजा थे,
अब जो सारे जो कमियां खूबियां थी एक राजा की, वो सारी कमियां खूबियां इन जमींदारों में भी चली आई। तो जमींदारों के पास जो आपके साहित्यकार कलाकार जो क्षेत्र में थे, है ना, वो आपके साहित्यकार कलाकार सब जुट गए और जमींदारों के यहाँ वो साहित्य कलाएँ पनपने लगी। तो अब जमींदार के यहाँ जो कलाएँ पनपती होगी तो जाहिर है कि वो जमींदार लोग को जो आपको का मनोरंजन होना चाहिए। और जमींदार लोग का मनोरंजन कैसे होगा? भक्ति गाना से तो मनोरंजन होगा नहीं। तो वैसे समय में श्रृंगारिक रचनाएँ लाजिमी थी। राजा को खुश चापलूसी, जो राजा चापलूस पसंद था, वैसे जमींदार भी चापलूस पसंद हो गए। तो चापलूस हो गए, भाट लोग खड़े हो गए, है ना, बिरुदावली गाने जाने लगी, उनके प्रशस्ति गान गाए जाने लगे और उनकी बड़ाई में बहुत सारी कविताएं रची गई जो श्रृंगारिक आप दुनिया में सबसे सुंदर हैं, आपको ये चाहती है, वो चाहती है, मतलब आप बड़े समर्थ पुरुष हैं, इस तरह की जो बातें थी, जो श्रृंगारिक रचनाएं, है ना, वो जो है सो रीति, पूरे हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है वो श्रृंगारिक काल कहलाता है, क्योंकि सारी रचनाएं नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन पर आधारित है। कृष्ण राधा के सौंदर्य, कृष्ण गोपियाँ, कृष्ण राधा, नायक नायिका, है ना, राजा रानी, इनके बीच के जो प्रेम संबंध थे, इनके वर्णन का पूरा हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है वो इसी आधारित है। मतलब श्रृंगारिक रचनाएं हैं, पूरे के पूरे आपको जो है सो आपको काम भावना से प्रेरित श्रृंगारिक रचनाएं उसमें मिलती है। तो वो जब छोटे छोटे जमींदारों का उदय होता है यहाँ, है ना, तो आपको देखिएगा, मैंने कार्नवालिस ने किया था उसको, भूमि प्रबंधन का, लॉर्ड कार्नवालिस याद होगा। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने जो किया आपको अस्थाई भूमि प्रबंधन, अस्थाई भूमि प्रबंधन, लॉर्ड कार्नवालिस ने जो किया ना, तो उसके बाद से एक प्रवृत्ति ही बदल गई, धारा ही बदल गई। पहली धारा क्या थी? भक्ति की धारा थी। हमारा जो खोटा साहित्य का जो आदि काल था वो भक्ति काल था, भक्तिपरक रचनाएं थी। तो हमारा खोटा साहित्य का जो आदि काल था वो भक्ति काल कह सकते हैं प्रकारांतर से। और हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल था वो हमारा मध्यकाल हो जाता है। तो मध्यकाल और रीतिकाल में जो जितनी रचनाएं थी वो श्रृंगारिक थी। नायक नायिका के प्रेम संबंध की रचनाएं थी, राजा रानी के प्रेम संबंध की रचनाएं थी, राधा कृष्ण गोपियाँ के प्रेम संबंध की रचनाएं थी, वो संयोग श्रृंगार की रचनाएं थी, वियोग श्रृंगार की रचनाएं थी। ये सारी रचनाएं भरी पड़ी हैं आपको। उसमें एक से एक जो है सो आपके कवि आए हैं, बिहारी जी आए, बिहारी सत्संग ने लिखा, आज से पूरी सत्संग की परंपरा रही है। उसमें जो है सो बहुत सारी रचनाएं हुई। तो वो जो नायक नायिका के वर्णन, वो श्रृंगारिक वर्णन, रूप वर्णन, ये सारी जो इसमें जो गुण थे रीतिकाल के हिंदी साहित्य में, वो सारे के सारे मध्यकाल में आपको चला आता है। इसलिए वो 1800 से लेकर के आपको 1900 समझिए कि आपको 40 के आसपास तक की रचनाएं हैं। माने जमींदारों का जब पराभव होने लगा, जमींदारी प्रथा खत्म होने लगी, तब तक वो आपको श्रृंगारिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कलाकारों के आश्रयदाता ही चले गए तो कलाकार कहाँ जाएंगे? आश्रय विहीन हो गए, तो कलाकार आश्रय विहीन हो गए, जमींदारी खत्म हो गई, नवाबी खत्म हो गई। तब है कि ये जो है सो इनमें वो जो जब तक नवाबी थी, जब तक जमींदारी थी, तो इस तरह के श्रृंगारिक रचनाएं होती थी। इसलिए जितनी रचनाएं हैं आपको जितनी भी रचनाएं हैं आपको इस दरमियान जो है जितनी रचनाएं हैं आपको, वो सारी की सारी जो है सो खोटा में भी
श्रृंगारिक रचनाएं उपलब्ध हैं। यह रचनाएं रची गई हैं। उसमें देखिएगा कि मुख्य रूप से उसमें है कि आपको उसमें कवि थे कौन लोग, तो हाड़ी राम, शामू कमार, चपला, रुटुआ गोड़ाइत, विनंद सिंह, भावप्रता, फिर आपके ये जो है सो चपला नचनी, मतलब है देखिएगा कि जितने जो समृद्ध जमींदार थे वो एक नचनी रखते थे रखैल की तरह। वो नाचती थी, उनका मनोरंजन करती थी, और जो गाती थी, बजाने वाले थे, गाने वाले थे, ये लोग जितनी भी रचनाएं, उनको भक्ति, जमींदार तो भक्ति गीत सुनेगा नहीं, मनोरंजन करना है तो भक्ति गीत से मनोरंजन तो होता नहीं है। तो मनोरंजन के लिए चाहिए कि भाई उसमें श्रृंगारिक वर्णन हो, नायक नायिका का वर्णन हो, राधा कृष्ण का वर्णन हो। तो जितनी भी रचनाएं इस दरमियान हुई, और इतने सारे कवि जो जितने भी हुए, चामू कुमार, हाड़ी राम, रुटुआ गोड़ाइत, विनंद सिंह, भव्यप्रता, चपला नचनी, ये सब के सब रचनाओं में आपको श्रृंगारिक वर्णन है। वही राधा कृष्ण गोपिकाएं, विरह वर्णन, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, युवक युवतियों का प्रेम संबंध, नायक नायिका का प्रेम, इन सारी तरह की रचनाएं यहाँ आपको मिलती है हाड़ी राम, चामू कुमार, सब में। तो ये प्रभाव किसका है? तो हिंदी साहित्य में जो प्रभाव था, हिंदी साहित्य का जो काल था मध्यकाल का, उत्तर मध्यकाल, वो श्रृंगारिक रचनाएं होती थी, उसी के प्रभाव से आपका खोटा का जो साहित्य प्रभावित हुआ है। और उस मध्यकाल में जो है सो आपके खोटा का जो मध्यकाल है वो मतलब 1800 से 1840 ईस्वी तक, जमींदारों के प्रभाव तक, वो है आपको कंप्लीटली जो है सो धार्मिक विषय नहीं बल्कि श्रृंगारिक विषय की रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य का प्रभाव है। क्योंकि आजू बाजू में विकसित हो जा रही थी, आसपास में दोनों भाषाएं विकसित हो रही थी, उसके साहित्य विकसित हो रहे थे, तो इसका प्रभाव है। अब ये तो देखिएगा, अब अगला देखेंगे कि हम कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रभाव। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रभाव खोटा में कैसे पड़ा? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है, पहले दो काल थे, आदिकाल तो छोड़ दीजिए, मध्यकाल में जो है सो भक्तिपरक रचनाएं थी हिंदी साहित्य में, उत्तर मध्यकाल में श्रृंगारिक रचनाएं थी जिसका प्रभाव खोटा साहित्य में पड़ा। अब हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह मुख्य रूप से, इसको प्रगति काल भी कह सकते हैं, इसको विभिन्न रचनाएं होने लगी, बहुत सारी विधाओं में रचनाएं होने लगी, गद्य में, पद्य में, और इन सारी ये दोनों प्रवृत्तियां छूट जाती हैं आधुनिक काल में। श्रृंगारिक प्रवृत्ति भी छूटती है और भक्ति, हिंदी साहित्य की जो दो प्रवृत्तियां थी, भक्ति प्रवृत्ति और श्रृंगारिक, दोनों छूट जाती हैं। और तीसरा जो दौर चलता है वो आदिकाल, आपको आधुनिक काल का, वो कमोबेश कहिए तो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है। हिंदी साहित्य का जो ये है वो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है। माने कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, या इसको प्रगतिवाद जो है, प्रकृतिवाद
मार्क्सवादी दर्शन से है। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है। मतलब अब वो कपोल कल्पना नहीं, राजा रानी नहीं, भगवान भक्ति नहीं, श्रृंगारिक बात नहीं, जो यथार्थ की जो खुरदरी धरती है, जो सत्य बातें हैं, गरीबी, शोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय, इसके संबंध में रचनाएं होने लगी। अब कोई वो कपोल कल्पना मन की उड़ान नहीं रह गई, है ना। ये सब रचनाएं जो है सो प्रगतिवादी। इसलिए देखिएगा कि खोटा हिंदी साहित्य का जो मार्क्सवादी दर्शन से जो प्रभावित हुआ वो प्रगतिवाद कहलाया। उसी में कई विधाएं प्रगतिवाद है ना, तो प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित था। माने मार्क्सवादी दर्शन जो है इसमें क्या है, संपत्ति का झगड़ा है मुख्य रूप से मार्क्सवादी दर्शन में, कि सारे दुनिया में मनुष्य की गतिविधि के पीछे संपत्ति है। संपत्ति का अगर समान वितरण हो जाए, संपत्ति का अगर जायज वितरण हो जाए तो झगड़ा नहीं रह जाएगा। तो मार्क्सवादी दर्शन का तो यही है मुख्य बात। और उसी से आपको जो हुआ तब है कि आपको देखिएगा कि वो आपको खोटा का जो आधुनिक काल है, जो शुरू होता है 1940 से लेकर के अभी तक, मतलब आधुनिक हिंदी इसमें आधुनिक काल जो है खोटा का, इसमें है कि खोटा का आधुनिक काल वो है 1940 से अब तक। ये पूरा का पूरा जो काल है, कालखंड है, वो मार्क्सवादी दर्शन से ही प्रभावित है। इसलिए खोटा की जितनी रचनाएं आधुनिक काल में हुई है वो कहीं भी श्रृंगार नहीं है, कहीं भी भक्ति नहीं है, और इतना यथार्थवादी साहित्य, इतना प्रगतिशील साहित्य झारखंड में किसी भी भाषा का साहित्य नहीं है। पूरा का पूरी आपको खोटा का जो खोटा शिष्ट साहित्य का जो आधुनिक काल है वो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है। और उसमें क्या है, हमारा मुख्य प्रवृत्ति क्या है, खोटा साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है क्या है, माय माटी मानुष, माय माटी मानुष, जल, जंगल, जमीन, सारी रचनाएं चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो इसी पर आधारित है। जो मार्क्सवादी दर्शन के ये तो विषय हैं। झगड़ा किस बात को लेकर के है, धरती को लेकर के है, भाषाओं को लेकर के है। भाषाओं का भी झगड़ा, छोटे बड़े का झगड़ा है ना, वो हैव्स एंड हैव नॉट्स का झगड़ा है। जिसके पास वो समृद्ध और दरिद्र का झगड़ा है। दरिद्र के गरीब लोगों की भाषा को कोई अच्छी होने पर भी उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, और समृद्ध लोग हैं उसकी भाषा खराब भी है तब भी उसका, आज देखिए ना, अंग्रेजी बिल्कुल ग्रामीण भाषा थी, जो एकदम गांव की भाषा थी, आज विश्व भाषा बनी हुई है क्योंकि वो समृद्ध हो गए। आज उसको कहा जा रहा है विश्व भाषा, बड़ी भाषा। संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है, आज खत्म हो गई, मर गई भाषा। तो चूंकि संस्कृत बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले उनकी बनस्पत आपको माने उतने समृद्ध नहीं है। हम अभी वो सब विकसित देश हैं, हम विकासशील देश हैं। कुछ दिन पहले अविकसित देश थे, फिर अभी विकसित देश में कहे जा रहे हैं, विकासशील देश में, और वो सब विकसित देश है। स्वाभाविक है उनकी भाषा वो बड़ी भाषा मानना आपकी बाध्यता है। तो इसलिए देखिएगा कि आपका जो है सो ये सारे माय माटी मानुष,
इन सारी जल जंगल जमीन झगड़ा तो इसी का है और मार्क्सवादी दर्शन का विषय है। इसलिए खोटा साहित्य की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो हिंदी साहित्य के जो प्रगतिवाद है या मार्क्सवादी दर्शन से आधुनिक काल से प्रभावित है। पूरा का पूरा एक भी रचना आपको इन विषयों को छोड़ करके नहीं है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो। एक चीज देखेंगे कि आपको एक चीज और है कि हिंदी साहित्य में एक छायावाद एक दौर चला था, है ना। उसमें पंत है, प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद वगैरह है, सुमित्रानंदन पंत है ना, पंत सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद है ना, निराला है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये सब मुख्य स्तंभ थे आपको छायावाद के। छायावादी दर्शन, छायावादी जो प्रवृत्ति थी उसमें थोड़ा पलायनवाद भी था, उसको पलायनवाद बोल सकते हैं कि वो जो है सो एक कुंठा भाव था वहाँ। तो वो जो है सो देखिएगा कि वो हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य के छायावाद का प्रभाव खोटा के श्रीनिवास पानुरी और विश्वनाथ नागर की रचनाओं में देखा जा सकता है। देखिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वो छायावाद को समझने के लिए बहुत विशद चर्चा की जरूरत है और आपके शायद काम का चीज़ नहीं है। इतना जान लीजिए कि हिंदी साहित्य के जो छायावाद है उसमें पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा थी, उनकी रचनाएं कुछ दूसरे किस्म की थी। वो थोड़ा पलायन की प्रवृत्ति थी, वो उसको पलायनवाद भी कई लोग कहते हैं। जो मुख्य है वो उससे न हो करके वो पलायनवाद भी उसको कहते हैं लोग। और वो उसका प्रभाव आपको दिखेगा कि खोटा साहित्य में कुछ है रचनाओं में, है ना। जैसे देखिएगा कि आपको एक नागर जी की रचना को देखिएगा, इसमें एक नागर जी की रचना काफ़ी है उदाहरण के लिए। हालांकि मेरी एक रचना जो है सो आपको छपी है कि हिंदी साहित्य में छायावाद नहीं, खोटा साहित्य में छायावाद का प्रभाव, हिंदी साहित्य के छायावाद का खोटा साहित्य प्रभाव, मेरा एक लेख है, वो विस्तारित रूप में आपको डहर पत्रिका जो है अखड़ा पत्रिका में छपी है वो विस्तार से। और अभी नया निबंध, मेरा निबंध संग्रह जो आ रहा है उसमें ये रचना भी मिलेगी। तो वो जो है जिसमें हमने चिन्हित किया है कि पानुरी जी और आपके नागर जी कहाँ कहाँ छायावाद से प्रभावित हैं। उनको नागर जी की एक रचना को देखिए जो छायावाद से प्रभावित है, कि एक रचना, एक कविता है, इसमें है कि उलझ हमें जीवन पथें डहर छाड़ा भेलों फिर है भेलों है कि रोदेक जलाएं
छाहूर खोजे हिया चैल अइलो। मैंने है क्या कि जीवन के में जो परेशानियां हैं, जीवन के रास्ते में जो झंझटें हैं, उससे परेशान होकर के मैं भटक गया और डहर छड़ा, रास्ता से भटक गया, रास्ता छोड़ दिया और रोदेक जलाए। मैंने धूप क्या है? जीवन के जो सुख दुख हैं, दुख है तो झंझट तो है, दुनिया में परेशानियां हैं, तो रोदेक जलाए मैंने परेशानियों से मुक्ति के लिए, छाया खोजने के लिए हम यहाँ चले आए। ये 6 वर्ष से प्रभावित है। तो इस तरह से देखिएगा कि आपको देखिएगा कि वो रचनाएं आपको इसमें पड़ती है और जो आपको कुल मिला करके हम देख रहे थे कि वो हिंदी साहित्य ने हमारे साहित्य को, खोटा साहित्य को व्यापक रूप से प्रभावित किया है हर दृष्टि से। और अभी भी स्टिल खोटा साहित्य में जो भी रचनाएं हैं वो आपको बिल्कुल मार्क्सवादी दर्शन से आधुनिक काल में हो रही हैं, जो एक दौर में या आज के दौर में भी हिंदी साहित्य में वो आपका उसका काफ़ी प्रभाव है दर्शन का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रभाव खोटा साहित्य में हुआ है। और आपके पास समय भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा लिख पाइएगा, बहुत विस्तृत चर्चा उसमें हम कई लोग देख सकते हैं। जैसे मान लिया आपको जो दर्शन से प्रभावित हैं, देखिएगा कि इसमें शिवनाथ प्रमाणिक हैं, श्याम सुंदर महतो हैं, आला जी हैं, शांति भारत हैं, प्रहलाद दास हैं, और उसमें जो है सो आपको जितने लोग हैं इन सारी रचनाओं, इनकी सारी की सारी, झा जी की रचनाएं तो एक भी प्रगतिवाद से हट के नहीं है, मार्क्सवादी दर्शन से हट के एक भी रचनाएं नहीं है। पानोरी जी की रचनाएं जो आरंभिक दौर की रचनाओं में थोड़ा श्रृंगारिक वर्णन है, लेकिन वो आपको देखिएगा कि आपको इसमें बाद की जो रचनाएं हैं, जो उनका अंतिम दौर की रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो पूरा का पूरा मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है। तो इसलिए जो पानोरी जी में देखिएगा, पानोरी जी की चर्चा जब होगी तो होगा क्या कि पानोरी जी के साहित्य में जो क्रमागत विकास देखा गया है, शुरुआती दौर की रचनाएं श्रृंगारिक हैं, बाद की दौर की रचनाएं थोड़ा समझौता परक हैं या फिर यथार्थ चित्रण है, तीसरे दौर की रचनाएं बिल्कुल विरोध मूलक है, माने प्रतिरोध है, शोषण है। मध्यम दौर की रचनाओं में शोषण है, भ्रष्टाचार की वर्णन है, लेकिन उसका विरोध नहीं, प्रतिरोध नहीं है। अंतिम दौर की रचनाओं में पूरा प्रतिरोध दिखाई पड़ता है। अंतिम दौर की रचनाओं में पानोरी जी बिल्कुल मार्क्सवादी से प्रभावित होते हैं, प्रगतिवाद से प्रभावित होते हैं। तो इस तरह पानोरी जी में देखिए एक क्रमागत विकास जो देखा गया है वो, और कई जो नए रचनाकार हैं आज भी वो प्रगतिवाद से प्रभावित रचनाएं कर रहे हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि चूँकि हम शुरू में ही कह रहे थे कि ये जो एक बड़ी भाषा का साहित्य छोटी भाषा के साहित्य को प्रभावित करता ही करता है। तो और चूँकि एक ही परिवेश में दोनों पहले बड़े हों तब तो और भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए अभी जो अब दिखाई पड़ रहा है हिंदी साहित्य में, जो हमने देखा कि हिंदी साहित्य ने खोटा साहित्य को व्यापक रूप में प्रभावित किया है, या खोटा का शिष्ट साहित्य जो है हिंदी साहित्य के से व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। और इतनी बातें जो है सो यहाँ एक नया चैप्टर वो है, वो हिंदी साहित्य का प्रभाव खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने इधर पिछले दिन देखा था बांग्ला भाषा एवं साहित्य का खोटा में क्या प्रभाव है, नागपुरी भाषा एवं साहित्य का क्या प्रभाव है, कुरमाली भाषा एवं साहित्य का क्या प्रभाव है, और फिर हिंदी भाषा एवं साहित्य का प्रभाव हम आज देखें। प्रथम खंड में हमने भाषा का क्या प्रभाव देखा, दूसरे खंड में हम साहित्य का प्रभाव देखें। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों चैप्टर, इसलिए इसको बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है। और बाकी जो नोट्स में आपको मिल जाएगा बढ़िया इसका, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।